सोचिए, एक ऐसा भाषण जो कभी दिया ही नहीं गया, एक ऐसा टेक्स्ट जिसे छापने से पहले ही उसके आयोजकों ने कह दिया कि ये तो असहनीय है। लेकिन आज करीब करीब एक सदी बाद डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के वो धधकते शब्द शायद पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गए। तो चलिए समझते हैं इस पूरी कहानी को। जाति एक ऐसी हकीकत है जिसे समझना कई बार बहुत मुश्किल होता है। ये अक्सर दिखाई नहीं देती। तो इस जटिल सच्चाई को समझने के लिए चलिए कहानी से शुरुआत करते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें अन्याय के दो अलग अलग चेहरे दिखाती है। मलाला यूसुफजई, ये नाम हम सब ने सुना है ना? एक बहादुर लड़की जिसे सिर्फ इसलिए गोली मार दी गई क्योंकि वो स्कूल जाना चाहती थी। पूरी दुनिया ने उसकी कहानी सुनी, उसे सराहा। लेकिन क्या कभी सुरेखा भोटमांगे का नाम सुना है? एक दलित महिला जिन्होंने हिम्मत की अपने बच्चों को पढ़ाने की, जमीन खरीदने की, एक बेहतर जिंदगी जीने का सपना देखने की, और इसी अपराध के लिए एक भीड़ ने उनके पूरे परिवार को बेरहमी से मार डाला। देखिए, एक कहानी दुनिया भर में गूंजती है और दूसरी खामोशी में दफन हो जाती है। और यहीं पर अरुंधति रॉय की ये बात हमें इस पूरी चर्चा के केंद्र में ले आती है। उनका कहना है कि अगर मलाला की कहानी पता है पर सुरेखा की नहीं, तो इसका मतलब है कि हमारी समझ में कहीं कोई बहुत बड़ी कमी है, और उस कमी को पूरा करने की चाबी वो अंबेडकर के विचारों में छिपी है। सुरेखा जैसी अनगिनत अनकही कहानियों को समझने के लिए अंबेडकर को पढ़ना जरूरी है। तो चलिए अब सीधे उस टेक्स्ट पर चलते हैं जो इस पूरी बहस की जड़ है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी जाति का विनाश। साल था 1936, जगह थी लाहौर। वहां एक हिंदू सुधारवादी समूह था, जात पात तोड़क मंडल। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इनका मकसद था जाति की बाधाओं को तोड़ना। उन्होंने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को अपने सालाना जलसे में भाषण देने के लिए बुलाया ताकि जाति व्यवस्था में सुधार पर बात हो सके। लेकिन वो भाषण कभी दिया ही नहीं गया। जब आयोजकों ने भाषण को पहले पढ़ा तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने कहा कि ये बातें तो असहनीय हैं। अब सवाल उठता है, क्यों? ऐसा क्या था उसमें? क्योंकि अंबेडकर सिर्फ छुआछूत जैसी ऊपर की बातों की आलोचना नहीं कर रहे थे, वो सीधे जड़ पर हमला कर रहे थे। वो हिंदू धर्म ग्रंथों, वेदों और शास्त्रों पर ही सवाल उठा रहे थे, जिन्हें वो जाति व्यवस्था की असली जड़ मानते थे। और ये बात उन सुधारकों के लिए हजम करना नामुमकिन था। अंबेडकर की जिंदगी खुद में एक पूरी क्रांति थी। एक ऐसे परिवार में जन्म लेना जिसे समाज अछूत मानता था, वहां से उठकर भारत का संविधान लिखना। जब भाषण रद्द हुआ तो वो चुप नहीं बैठे, बल्कि अपनी बात दुनिया तक पहुंचाने के लिए उन्होंने उसे खुद छपवाया। और जिंदगी के आखिर में हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाना, ये उनके इस विश्वास का सबसे बड़ा ऐलान था कि जिस धार्मिक ढांचे ने उन्हें जन्म से ही छोटा बना दिया, उसमें सच्ची समानता कभी मिल ही नहीं सकती। तो सवाल फिर वही, आखिर उस भाषण में ऐसा क्या था जो इतना चुभ गया? यहीं से उस दौर की सबसे बड़ी वैचारिक लड़ाई की शुरुआत होती है। एक तरफ वो लोग थे जो जाति व्यवस्था की कमियों को दूर करके उसमें सुधार करना चाहते थे, और दूसरी तरफ थे अंबेडकर, जिनका साफ कहना था कि इस सिस्टम को सुधारा नहीं जा सकता, इसे सिर्फ और सिर्फ खत्म किया जा सकता है। अंबेडकर के लिए जाति सिर्फ काम का बंटवारा नहीं थी, जैसा कि कई सुधारक कहते थे। नहीं, ये था काम करने वालों का बंटवारा। उन्होंने इसे क्या खूब कहा है, श्रद्धा का बढ़ता पैमाना और अवमानना का घटता पैमाना। मतलब एक ऐसी सीढ़ी जिसमें आपका जन्म ही यह तय कर देता है कि समाज आपको कितनी इज्जत देगा और कितनी नफरत। इस सीढ़ी पर जो ऊपर है उसे बस सम्मान मिलता है, और जो नीचे है उसे सिर्फ अपमान। और ये बहस सिर्फ कोई किताबी बहस नहीं थी, ये भारत के दो सबसे बड़े नामों के बीच एक वैचारिक टक्कर बन गई। एक तरफ थे डॉक्टर अंबेडकर और दूसरी तरफ महात्मा गांधी। गांधी जी, जिन्हें कई लोग सुधारक मानते थे, उनका विचार था कि जाति व्यवस्था में बेशक खामियां हैं, लेकिन वो हिंदू समाज की नींव है। उन्होंने 1921 में कहा था कि ये एक शाश्वत सिद्धांत है और इसे बदलने से समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी। वो छुआछूत के तो खिलाफ थे, लेकिन वर्ण व्यवस्था को बनाए रखना चाहते थे। और इसके जवाब में अंबेडकर का तर्क बिल्कुल सीधा और साफ था, जब तक जातियां हैं तब तक बहिष्कृत भी रहेंगे। उनका मानना था कि जाति कोई छोटी मोटी सामाजिक बुराई नहीं है, बल्कि एक ऐसी बीमारी है जिसे धर्म ग्रंथों से ताकत मिलती है। इसलिए जब तक लोग उन ग्रंथों को पवित्र मानते रहेंगे, जाति कभी खत्म नहीं होगी। उनके लिए असली आजादी सुधारों से नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ जाति के विनाश से ही मुमकिन। उस बहस को हुए आज करीब एक सदी हो चुकी है। भारत आजाद हुआ, संविधान बना, लोकतंत्र आया। तो सवाल यह है कि क्या अंबेडकर का डर सही साबित हुआ? क्या आज के आधुनिक भारत में जाति खत्म हो गई है, या इसने बस अपना रंग रूप बदल लिया है?
चलिए इसका जवाब इतिहास में नहीं, आज के आंकड़ों में ढूंढते हैं। ये जो नंबर स्क्रीन पर है, इसे बस एक आंकड़े की तरह मत देखिए, जरा रुककर सोचिए इसका मतलब क्या है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के मुताबिक भारत में हर 16 मिनट में एक दलित व्यक्ति के खिलाफ कोई ना कोई अपराध होता है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, यह हमारे समाज की वो जमीनी हकीकत है जिसे हम अक्सर देखना नहीं चाहते। अब जरा देखते हैं कि पैसा और पावर किसके हाथ में है। ये भारत के टॉप अरबपतियों की एक लिस्ट है, इस पर एक नजर डालिए। क्या दिखता है? ये अंबेडकर की उसी बात को सच साबित करता है कि ये श्रम का विभाजन नहीं बल्कि श्रमिकों का विभाजन है। देश की सारी आर्थिक ताकत और मौके आज भी कुछ गिनी चुनी जातियों के हाथ में है, और इस लिस्ट में कोई दलित या आदिवासी नाम ढूंढना नामुमकिन है। और मीडिया का क्या हाल है? वो मीडिया जो हमारी सोच बनाता है, जो तय करता है कि किस मुद्दे पर बात होगी और किस पर नहीं। 2006 का एक सर्वे बताता है कि दिल्ली के अंग्रेजी मीडिया में 90% फैसले लेने वाले लोग उच्च जातियों से थे, और दलित या आदिवासी 0, एक भी नहीं। जब कहानी सुनाने वाले ही एक तबके से होंगे तो जाहिर है कहानी भी उन्हीं की सुनाई जाएगी और बाकियों की नजरअंदाज कर दी जाएगी। अब इस चार्ट को देखिए, ये दिखाता है कि हमारे देश को साफ कौन रखता है। करीब 90% सरकारी सफाई कर्मचारी दलित समुदाय से आते हैं, और आज भी 21वीं सदी में लाखों लोग, जिनमें ज्यादातर दलित महिलाएं हैं, हाथ से मैला ढोने जैसा अमानवीय काम करने को मजबूर हैं। ये दिखाता है कि कैसे वो पुश्तैनी काम की बेड़ियां, जिन्हें तोड़ने के लिए अंबेडकर लड़े, आज भी हमारे समाज को जकड़े हुए हैं। तो ये सारे आंकड़े हमें क्या बताते हैं? एक बहुत ही कड़वी सच्चाई कि लोकतंत्र और आधुनिकीकरण ने जाति को खत्म नहीं किया है, बल्कि इसने जाति को और मजबूत और ज्यादा मॉडर्न बना दिया है। आज जाति ने राजनीति, बिजनेस, मीडिया हर जगह अपने पैर जमा लिए हैं, बस तरीके नए हो गए हैं। अंबेडकर ने एक बार कहा था कि भारत में लोकतंत्र एक ऐसी मिट्टी पर सिर्फ एक ऊपरी परत जैसा है जो अंदर से पूरी तरह से अलोकतांत्रिक है। आज लगभग एक सदी बाद जब हम सुरेखा भोटमांगे की कहानी और इन तमाम आंकड़ों को देखते हैं तो ये सवाल आज भी उतना ही चुभता है, उतना ही जरूरी है। क्या वो जमीनी हकीकत, वो मिट्टी जरा भी बदलनी शुरू हुई है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को मिलकर खोजना होगा।